स्टूडेंट्स, अब हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी आपका IFRS। देखिए, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये कैसे आए, किस तरीके से इवॉल्व हुए, चलिए थोड़ी इनकी हिस्ट्री जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया था कि जब भी कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे, हर कोई अपनी मन मर्जी से अपनी अकाउंटिंग की बुक्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा था। तब ये फील हुआ कि हमें क्या चाहिए, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ, पूरी दुनिया के जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स थे उन्होंने क्या बनाई, एक कमेटी बनाई। कितनी तारीख को, 29 जून 1973 को एक कमेटी बनाई गई जिसको हम कहते हैं IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। और मेन काम क्या था इस कमेटी का कि वो क्या बनाए, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, बेंचमार्क बनाए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के, प्रिपेयर करने के और उसको प्रेजेंट करने के। तो इस कमेटी ने क्या डेवलप किए, क्या इशू किए, इस कमेटी ने इशू किए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में सभी देशों के सभी आपकी कंपनीज के अकाउंटेंट्स को अप्लीकेबल थे, उनके ऊपर लागू होते हैं। चलिए जी, अब ये बात है जी 1973 की यानी 20th सेंचुरी की। देखिए टाइम बहुत तेज़ी से बदला, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, कंपनीज़ के साइज़ बढ़ते गए, कंपनीज़ की नई नई टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हुई, उसके हिसाब से बिजनेस होने लगा, मल्टीनेशनल कंपनीज इवॉल्व हुई। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स बिजनेसेस के साइजेस बढ़ रहे थे, है ना, ग्रोथ आ रही थी, पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन फैल रहा था, तो उसी तरीके से क्या हुआ, हमारी जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो हमने बनाए गए, इस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि देखिए अब आ गई है 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी में। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इनको थोड़ा सा हमें रिफाइन तो करना चाहिए। हम जैसे जैसे बिजनेसेस का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, हमें भी उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए। तो साल आया जी आपका 2001, 1 अप्रैल 2001 यानी अब हम आगे 21st सेंचुरी को। तो इस कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि अब हम क्या बनाएंगे, हम थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। यानी स्टूडेंट्स, इन्होंने इस कमेटी के अंदर क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग किया। और रीस्ट्रक्चरिंग करके इन्होंने जो नई चीज़ बनाई वो थी जी आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी IASB। पहले ये IASC थी 1973 में, अब 2001 में ये क्या बन गई, IASB यानी IASC ही रिस्ट्रक्चर होके क्या बन गई, IASB। पहले ये कमेटी कहलाती थी, अब हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोर्ड कहते हैं। देखिए कमेटी ने बनाए थे आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अब ये IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो बोर्ड बना है कमेटी के बाद, इन्होंने डिसाइड किया कि यार हम भी अपने क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, है ना, हम भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जो कि होंगे तो आपके इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनमें चेंजमेंट होगा। तो इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए स्टूडेंट्स, उनको इन्होंने कहा IFRS यानी उसका नाम था आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले हम कहते थे इनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब हम इनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी इनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यानी 20th सेंचुरी में आपने जो पढ़ा वो थी आपकी IASC, 21st सेंचुरी में ये बन गई IASB। 20th सेंचुरी में जो कंपनीज फॉलो करती थी वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती थी। 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज है वो फॉलो करती हैं आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बस ये इतना सा फर्क है IFRS और IASC में। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि IASC क्या है, IFRS क्या है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ये कुछ नहीं है, पहले बिल्कुल सेम थे, बस थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, थोड़ी सी इनमें चेंजमेंट हुई है, थोड़ा सा इनको रिफाइन किया गया है और उसके बाद ये डेवलप हुए, ये इशू किए गए हैं। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, अभी भी इनको ख़त्म नहीं किया है। ये कमेटी के द्वारा जो दिए गए आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये अभी भी आपके ख़त्म नहीं, ये अभी भी आपके एप्लीकेबल हैं। आप IAS1 IAS2 करके इनको पढ़ रहे हो और अभी आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी IFRS1 IFRS2 IFRS10 के नाम से भी इनको पढ़ेंगे। तो ये अभी भी आपके क्या है, कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस आपको फ़र्क इतना पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर ये डेवलप ना किए होते, ये IFRS
IFRS नाम ना रखा होता तो अगर मैं कहता इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने दिए, आप क्या कहते हैं, ये कमेटी ने दिए या बोर्ड ने दिए हैं, ये किसने दिए हैं? तो इसलिए हमने क्या किया कि कमेटी के द्वारा दिए इशू किए गए जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको तो हम कहेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और अब जो ये बोर्ड बन गया है तो इसके द्वारा जो इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम कहेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि IFRS। बस ये थी इसकी हिस्ट्री। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमें ये IFRS की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, नीड क्या है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सभी देशों ने अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही लिए थे तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत इतनी क्यों महसूस हुई। तो चलिए इसकी नीड को समझते हैं, क्या वो कारण है आपके IFRS के इवॉल्व होने का। देखिए मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है जी आपका एक्स कंपनी को कितने करोड़ रुपए चाहिए, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए। अगर स्टूडेंट्स इसने 100 करोड़ रुपए चाहिए और एक्स ने मान लीजिए कि 70 करोड़ रुपए कहाँ से अरेंज कर लिए, इंडिया से। 70 करोड़ रुपीस कहाँ से लिए इसने, इंडिया से। और इस कंपनी को अब लगता है कि बचे हुए जो 30 करोड़ रुपए हैं वो मैं क्या ले सकता हूँ, अपनी जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट है यानी विदेश से मैं क्या कर सकता हूँ, इन पैसों को अरेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए कि वो गए हैं जी जापान, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 30 करोड़ रुपीस हमें कहाँ से मिल सकते हैं, वो है जी आपकी एक कंट्री जिसका नाम है जापान। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखिए इंडिया के अंदर ये जो हमारी कंपनी है एक्स, इसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ये तो इसने इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करते हुए बनाई है, यानी इंडिया के जो लॉ है, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस पे। तो यहाँ तो हमने किसको फॉलो किया है, अपने जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन ये जो जापान की ये जो कंपनी है जिससे आप ये जो कैपिटल मार्केट है जिससे आप पैसे लेने चाह रहे हो, जिसको आपको लगता है कि हमें पैसे दे सकती है, इन जापानीज को तो हमारी इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तो नहीं आते। इनको कौन से स्टैंडर्ड आते हैं, जापानीज को मान लीजिए अपने जापान के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, जापानीज को इंडियन नहीं आते, इंडियन को जापानीज नहीं समझ में आते। इंडियन ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हुए, जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इनको बताए हैं, जापानीज ने अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से बनाए हैं। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, जब एक कंपनी को पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली इन्वेस्ट करना है या उसको अपने पैसे क्या चाहिए रेज करने हैं, तब इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत हुई कि पूरी दुनिया में एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये नहीं कि कोई देश अपने हिसाब से बना रहा है, कोई देश अपने हिसाब से बना रहा है। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएं, कौन से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जो कि पूरी दुनिया में इक्वली एप्लीकेबल हो, सबके लिए बिल्कुल सेम हो, यूनिफॉर्म हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें महसूस हुई कि हमें क्या डेवलप करना चाहिए, हमें डेवलप करना चाहिए IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर ये कंपनी IFRS के थ्रू अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती और फिर वो उनको जापानीज को दिखाती, तो जापानीज कंपनी भी IFRS को फॉलो करेगी और इंडियन कंपनी भी IFRS को फॉलो करेगी। तो ये दोनों कंपनी अगर इनको फॉलो करती है तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा कैपिटल मार्केट से यानी विदेशी मार्केट से पैसों को रेंज करना, पैसों को लोन पे आप उधार पे ले सकते हो, आप इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ IFRS। तो ये थी इसकी सबसे पहली आपकी नीड कह लीजिए या आप एडवांटेज कह सकते हैं IFRS की, कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट क्या होगा, कि हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल कैपिटल मार्केट से ईजिली क्या ले सकते हैं, फंड्स को रेज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। IFRS का बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए समझते हैं क्या कहता है ये। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को समझा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझा। अब तक मैंने आपको क्या बताया था कि हम कोई भी मान लीजिए एसेट हमने खरीदी, मैंने 10 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीदी, वो खरीदी जी 40 लाख रुपए की। अब मैं 10 साल के बाद अपनी बुक्स में उसको 40 लाख की दिखाऊं या वो बढ़ के 3 करोड़ की होगी उसको दिखाऊं? मैं जी 40 लाख की ही दिखाऊंगा। मतलब मेन प्रॉब्लम क्या थी, हम जो जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम हमारी एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करते थे, हम रिकॉर्ड करते थे जी उनको किस बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम करते थे उनको रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल
कॉस्ट पे, यानी जिस प्राइस पे आपने उनको खरीदा है उसी प्राइस पे वो क्या करती थी, आपकी रिकॉर्ड होती थी। लेकिन ये जो आपका IFRS है ये कहता है जी, वो जो आपने बिल्डिंग मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी 10 साल पहले और आज वो बढ़ के 3 करोड़ रुपए की होगी, तो आप उसको आज 10 लाख की नहीं दिखाएंगे, आप उसको आज जो उसकी मार्केट वैल्यू है आप उसके ऊपर दिखाएंगे। और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 करोड़ रुपए। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या लिया, फेयर वैल्यू, यानी हमने क्या रिकॉर्ड की उसको, उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर हमने हमारी एसेट्स को रिकॉर्ड किया है, ना कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये जो हमने जो परचेज प्राइस था ना, जिस प्राइस पे हमने खरीदी थी उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करते जाओ। अरे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, आप एक्चुअल शो करो ना। अगर आप एक्चुअल में उस बिल्डिंग को जितने रुपए की है उतने रुपए की आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, तभी तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो सही बनेगी, है ना। 10 साल पहले क्या रही होगी उस बेसिस पे आप आज भी वही बिल्डिंग की वही वैल्यू ले रहे हो, तो हम कैसे विश्वास कर लें आपकी बैलेंस शीट सही है। इसीलिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब इस महसूस हुआ कि IFRS को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एसेट्स को उसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, आज के दिन जो उनकी कीमत है। अगर हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी जो वैल्यूएशन होगी, हमारी जो एसेट्स, हमारी जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वो बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल ट्रू होगी, बिल्कुल फेयर होगी। कोई भी इन्वेस्टर उस पर उंगली नहीं उठा सकता। वो सबको क्या होगी, आपकी रिलायबिलिटी और उसकी जो कंपेरेबिलिटी है वो इंश्योर हो जाएगी, सबको उस पर विश्वास रहेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड थी जो IFRS की, उससे हमें ये एक सॉल्यूशन मिला। थर्ड, यूनिफॉर्मिटी आएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। देखा मैंने बताया ना अभी, यूनिफॉर्मिटी मतलब मान लीजिए कि आप जितने भी आप क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अगर कोई देश, जापान वाला अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, अपने रूल्स रेगुलेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने देश के, इंडिया वाला अपने देश के फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, US वाला अपने देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, चाइना अपने देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, तो आप कंपेरिजन कैसे कर पाओगे, है ना। अब इंडिया वाले ने तो क्या किया, अपनी बिल्डिंग को 10 लाख की शो कर दी, है ना। जापान वाला मान लीजिए उसको मार्केट वैल्यू 3 करोड़ पे शो कर रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम आ गई ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं रही। अब एक इन्वेस्टर कैसे विश्वास करे कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या मैं उसमें इन्वेस्ट करूं कंपनी में। एक तो अपने तरीके से बना रही है, एक अपने तरीके से बना रही है। अगर दोनों ही कंपनी IFRS को फॉलो करे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, तो ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। दोनों को क्या है, जो उसकी आज के दिन जो एक्चुअल में कीमत है उसके बेसिस पे बनाएंगी, तो दोनों ही क्या कर पाएंगे, हम इजिली उनको कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसके बेसिस पे बनाओगे, आप बनाओगे IFRS के बेसिस पे। IFRS ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी की आपकी जितनी भी सिचुएशंस है वो क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी सभी फर्म्स पे। सभी फर्म एक जैसी ही आपकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फोर्थ, ईजी टू मेक कंपैरिजन। देखिए कंपेयर आप कब कर पाओगे, अगर आप फॉलो करते हो IFRS को फॉलो करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो। पहला तो आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन में मतलब आप क्या कर सकते हो अपने ही साथ, दूसरा आप इंटर कंपैरिजन कर सकते हो। इंट्रा फर्म में स्टूडेंट्स मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मेरा इस साल यानी करंट ईयर में मेरा क्या प्रॉफिट है और मुझे कंपेयर करना है अपने प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं क्या करूंगा, अपना इंट्रा कंपैरिजन करूंगा। अब करंट ईयर में मेरा क्या प्रॉफिट है, अगर मैंने अपनी मान लीजिए इंडिया की अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, तो ये तो मेरा मान लीजिए कि 10 लाख है, प्रीवियस ईयर में मेरा मान लीजिए 8 लाख था, तो इजीली कंपेयर हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे IFRS को फॉलो कर लिया है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी दूसरी मान लीजिए जापानीज कंपनी है, वो तो जापानीज की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, मैं IFRS को फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं अपना प्रॉफिट उसके साथ भाई कैसे कंपेयर करूँ, है ना। मैंने तो इंटरनेशनल लेवल के फॉलो कर लिए लेकिन उसने नहीं किए। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या है, जब भी आपको क्या करना हो, अपने राइवल फर्म के साथ भी कंपैरिजन करना हो, यानी क्या करना हो, आपकी ओन कंपनी, आपकी जो खुद की कंपनी को आपको किसके साथ कंपेयर करना हो, आपके कॉम्पिटिटर के साथ। तो ये जरूरी है कि दोनों ही अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो किसके थ्रू बनाए, वो अपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे और उसके बेसिस पे अपनी जब
जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो हम उनको ईजिली क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। और एक इन्वेस्टर भी, एक बैंक जो आपको लोन देना चाहता है, एक क्रेडिटर जिससे आप उधार पे सामान खरीदना चाहते हो, वो भी ईजिली कंपेयर कर पाएगा जब क्या होगा, सेम रूल और रेगुलेशंस के सेम इक्वली क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करते हुए बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनाई जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी तो इक्वली क्या दिखाएगा, प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा। अगर अलग अलग मेथड फॉलो करोगे तो अलग अलग आएंगे, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक रूल होना चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट, लोअर द कॉस्ट। देखिए आपकी कॉस्ट कम आएगी अगर आप मान लीजिए आप बनाते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मान लीजिए कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, अब मान लीजिए कि आपने IFRS को फॉलो नहीं किया, तो आप इंडिया में भी काम करते हैं, आप जापान में भी काम करते हैं, आप चाइना में भी काम करते हैं, तो आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। एक बनानी होगी आपके इंडिया के रूल को फॉलो करते हुए, एक बनानी होगी आपको जापान के रूल को फॉलो करते हुए, एक बनानी होगी आपको चाइना के रूल को फॉलो करते हुए। तो इससे तो देखिए आपकी लागत भी तो बढ़ रही है ना, आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। अब मान लीजिए एक काम आप एक ही बार में करें, है ना, और वही काम आपको 3 बार करना पड़े, तो इसका मतलब वो 3 बार आपके खर्चे भी तो होंगे, आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। अगर आपको ये 3 बार के खर्चे आपको अवॉइड करने हैं तो आप क्या करो, एक ही बार में आप क्या फॉलो कर लो, आप फॉलो कर लो आपकी IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं आपकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, आपकी आइटम को ट्रीट करने के लिए, जितने भी आपके बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होंगे आपके आइटम्स, आपकी ट्रांजेक्शन्स को, तो उनके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, अपनी लागत, अपनी कॉस्ट को लो कर पाएंगे। और आपको अगर कैपिटल भी रेज करनी है, पूंजी भी आपको चाहिए, तो भी आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेशन में भी क्या होगी, आपकी हेल्प होगी। हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पॉसिबल है किस सिचुएशन में, आपके IFRS की सिचुएशन में। 6th इसकी नीड। देखिए नीड कही है, एडवांटेजेस कही है। आपके एग्जाम में नीड आ जाए, बेनिफिट्स आ जाए, एडवांटेजेस आ जाए, आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। 6th है जी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमिट द फ्रॉड। देखिए अब IFRS के जो रूल्स हैं वो क्या है, बहुत ही टफ है, तो इसकी वजह से आप कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाओगे, आप कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे अपनी बुक्स में, क्योंकि आप आसानी से पकड़े जा सकते हो, क्योंकि सेम तरह के रूल्स हैं, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। आप ये बहाना नहीं मार सकते कि इंडिया के हिसाब से मैंने ये रूल करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। अगर आपने IFRS को फॉलो किया है तो आप अलग अलग देश के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहाने नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी जो हर देश में इक्वली हर देश की कंपनी पे लागू होगी, अगर आप क्या फॉलो करते हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी आपकी नीड ऑफ IFRS, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इनको एडवांटेजेस कहिए या बेनिफिट्स कहिए। आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आप इन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब जो सबसे लास्ट टॉपिक आपका डिस्कस होगा वो है जी आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम INDAS के नाम से भी जानते हैं। देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली है क्या, ये कुछ नहीं है, सिंपली ये मॉडिफाइड वर्जन है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। मॉडिफाइड वर्जन कैसे, इसको हम इंडियनाइज्ड वर्जन भी कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई नेटफ्लिक्स की मूवी है, वो इंग्लिश में स्पेनिश भाषा के अंदर डब है। अब नेटफ्लिक्स क्या करता है, उसको अगर इंडियंस को वो देखनी है, अगर मुझे यहाँ दिल्ली या पंजाब में मुझे देखनी है, तो मुझे तो वो स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, उसको हिंदी में डब कर देगा। तो अब वो क्या बन गई, वो इंडियन भाषा में बन गई, उसका इंडियनाइज्ड वर्जन कर दिया ना उसका। तो ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जो इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स थे, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे, वो तो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। अब इंडिया में अलग सिचुएशन है, अलग लॉ है, अलग हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से हमने क्या किया, उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और उससे हमारा क्या बन गए, वो बन गए जी हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बस ये फर्क है आपका IFRS में और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि इनको हमने क्या किया, थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में क्या कर दिया, उनको ट्रांसलेट कर दिया। अब देखिए ये आपके जो मॉडिफाइड वर्जन है आपका IFRS का, सबसे पहली बात तो आपको ये पता चली। दूसरी चीज़, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ा था ना, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके ऊपर बेस्ड थे, वो थे जी आपके रूल के ऊपर बेस्ड। जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक वो था रूल के ऊपर बेस्ड। लेकिन ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये है जी आपके ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर आपके बेस्ड है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए,
हमारे देश में एक कंपनीज एक्ट है 2013 के अंदर जो पास हुआ, ठीक है। कंपनी एक्ट क्या कहता है कि ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये किन किन कंपनीज को फॉलो करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो कंपनी जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है, लिस्टेड है, यानी आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, आपकी NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है जिनके अंदर आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन स्टॉक एक्सचेंजेस में जो जो कंपनीज लिस्ट हैं उनको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला मेथड फॉलो करना है, आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। दूसरी बात, वो कंपनी जिनकी नेटवर्थ क्या हो, 250 करोड़ हो या फिर क्या हो उससे ज़्यादा हो, उनको भी कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरी चीज़, ये उन कंपनीज पे भी अप्लीकेबल होगी जो कि क्या है, होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो या फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि मेरी नेटवर्थ 250 करोड़ है और मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी कंपनी खरीद लेता हूँ जिसकी नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए, तो अब वो जो 5 करोड़ रुपए वाली कंपनी है उसको भी हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। या फिर मैं क्या कर देता हूँ, अपने कोई ज्वाइंट वेंचर कर लेता हूँ किसी दूसरी कंपनी के साथ, वो कंपनी जो दूसरी कंपनी है वो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, मैं नहीं कर रहा। अगर मैंने उसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया तो अब मुझे भी ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, इन्हीं को क्या होगा, मुझ पर भी ये अप्लीकेबल है। तो अब तक हमारी गवर्नमेंट ने टोटल कितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम इशू किया है, नोटिफाई किया है, वो है जी आपके 41। तो सो फार अब तक आपके 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि क्या भारत सरकार क्या कर चुकी है, नोटिफाइड कर चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग। इसको अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप इसको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए जी, अब हम समझते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। देखिए, सबसे पहले तो आप इनके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव पूछ ले, आपसे खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, या फिर आपसे IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, सबके सब बिल्कुल सेम है, आपको एज इट इज़ लिखना है, कोई भी इवन की वर्ड का भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, सब क्या है, सेम बिल्कुल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अब समझिए कौन से। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो क्या करना है, इंश्योर करना यूनिफॉर्मिटी इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूनिफॉर्मिटी आप कैसे इंश्योर करोगे, जब आप क्या करोगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करोगे। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त और उनको प्रेजेंट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि वो सारी की सारी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, सेम हो, यानी सभी के ऊपर इक्वल। जो हमने यहाँ 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए थे ना यहाँ पे हमारे अपने गवर्नमेंट ने, वो क्या हो, सबकी सब क्या करती हो, अप्लाई करती हो, तभी क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म दिखाई देगी, सब क्या होंगी, इक्वल होगी। अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म होंगी तो दूसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, क्या कि हमें क्या करना है, हमें हमारे जितने भी यूजर्स हैं, यूजर्स मतलब स्टेक होल्डर्स, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके क्रेडिटर्स, आपके बैंक्स, आपके मैनेजर्स, आपका ओनर, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब है जी आपके यूजर्स जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, या कहिए ये इनका कुछ ना कुछ स्टेक होल्डर है। तो ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टेक है, इंटरेस्ट है, इनको हमें बताना होगा कि हमने कौन सी पॉलिसीज एडॉप्ट की हैं, क्या बनाते वक्त, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त वो कौन सी हमने पॉलिसीज एडॉप्ट की है, इसकी हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये किस सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए हम क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। अगर स्टूडेंट्स कोई फर्म अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है तो क्या होगा, रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ तो डेफिशिएंसी आएगी। किसी एक कंपनी अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, कोई दूसरी कंपनी अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो उसमें क्या होगा, एक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनेगी, दूसरी की अलग बनेगी। ना ये यूनिफॉर्म है ना वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नहीं है तो कंपेयर कैसे कर पाएंगे, ना इसको कंपेयर कर सकते
सकते हैं हम इसके साथ, ना इसको इसके साथ कंपेयर कर पाएंगे, ना किसी तीसरी कंपनी के साथ इन दोनों को। तो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, कंपेरेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, ये जो हमने डिफरेंट अकाउंटिंग हमने पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को जो फॉलो किया है उसके अफेक्ट को, जो उसका अफेक्ट है जो उसको हम क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। तो उस अफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, टू एंश्योर द कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए कंपेरेबिलिटी का मतलब तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी फर्म को अपने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करें, या अपनी खुद की कंपनी को किसी दूसरी कंपनी आपके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करें। कब कंपेयर कर पाएंगे, जब आप क्या करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इस साल आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया, अगले साल आपने मान लीजिए कोई दूसरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये तो कंसिस्टेंसी नहीं हुई ना। कंसिस्टेंसी का मतलब जो पिछले साल आपने फॉलो किया, इस साल भी आप उसी को फॉलो करोगे, मेथड को, रूल को, और अगले साल भी आप उसी मेथड और रूल को फॉलो करोगे, तभी क्या होंगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट रहेगी। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या करना होगा, सेम मेथड सेम रूल्स को फॉलो करना होगा। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही, रिजल्ट्स आपके ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लोगों को, आपके इन्वेस्टर्स को आपके रिजल्ट्स पे विश्वास होगा। आप जो बुक्स बना रहे हैं, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव, टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। वही बात है, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम क्या करेंगे, हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू जब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और वो कब पॉसिबल है, जब आप क्या करेंगे, कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, और उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इंप्रूव करना रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पूछे, या IFRS के ऑब्जेक्टिव पूछे, 5 के 5 पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ लिख के आ जाना, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बनाए रूल्स किस लिए जाते हैं, यही तो वो ऑब्जेक्टिव है जिनके लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो चलिए आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आपके बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें। आप बेनिफिट्स कहिए, मेरिट्स कहिए, एडवांटेजेस कहिए, बात बिल्कुल सेम। सबसे पहला आपको बेनिफिट है वो है जी आपकी, इट इज़ सुटेबल फॉर दी इंडियन कंडीशंस। देखिए क्या कहना चाहता है, मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया है, ये जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये क्या है, ये बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन ये किसके हैं, ये हैं जी आपके, जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ना, उसके क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। अब मान लीजिए कि अगर आप डायरेक्टली IFRS को फॉलो करते हैं, अब आपको तो IFRS आते नहीं है ना, वो तो किसी और देश के, पूरी दुनिया में कोई सिचुएशन है उसके हिसाब से बनी है। अब मान लीजिए कि इंडिया में अलग सिचुएशन है, इंडिया के लॉ थोड़े अलग हैं, इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी थोड़ी डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, उन IFRS को एज इट इज़ ना लेके थोड़ा सा उनमें मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा उनको क्या किया, इंडियनाइज्ड किया, थोड़ा सा उनको देसी बनाने की कोशिश की, और फिर हमने उनको प्रेजेंट किया हमारी कंपनीज के सामने। तो उससे क्या हुआ, हमारी कंपनीज को वो समझने में भी बहुत आसानी हुई, उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी हुई जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया। तो ये क्या था, बहुत ही विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, हमारी इंडियन कंपनीज के लिए भी, और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो इसलिए सबसे पहला बेनिफिट तो क्या है, ये इंडियन कंडीशंस के लिए सुटेबल है। सेकंड चीज़, ये क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। क्लियर गाइडलाइंस किसकी, जब भी आप क्या करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त इसके अंदर जो ये हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इन्होंने क्लियरली बताया है कि कैसे आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर जितनी भी स्टूडेंट्स आपके एसेट्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उनके कैसे आपको उन्हें रिकॉर्ड करना है, कैसे आपको उनको प्रेजेंट करना है, अपने जितने भी आपके यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। यानी आपकी एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर आपकी इक्विटीज़ है, उसके बारे में क्लियर एंड कट आपकी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस सारे की सारी एक्सप्लेन की गई है, किसके अंदर, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे
इन्वेस्टर्स के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके ओनर्स हैं, आपके बैंक्स हैं, आपके डेटर्स हैं, सब ये जानना चाहते हैं आपके कस्टमर्स कि हमारी क्या गाइडलाइंस है, कैसे हमने हमारे एसेट को रिकॉर्ड किया है, क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हमने बनाया है, किन रूल्स को फॉलो करते हुए वो बनाई गई है। तो वो सारी की सारी क्या है, क्लियर एंड कट हमने एक्सप्लेन की गई है हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। चलिए जी, थर्ड आपका इसकी जो बेनिफिट है वो है जी आपकी यूनिफॉर्मिटी। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मिटी कब आएगी? जब आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? जब पहली चीज़ तो वो क्या हो, कंसिस्टेंट हो। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर आपने जिस मेथड को फॉलो किया, जिस रूल को फॉलो किया, इस साल भी आप उसी मेथड उसी रूल को फॉलो कर रहे हो और नेक्स्ट ईयर भी आप उसी को फॉलो करेंगे। तो मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, कंसिस्टेंसी आएगी। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, कंसिस्टेंसी हो। सेकंड, अगर इसके अंदर आपकी कंसिस्टेंसी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, है ना, तभी तो वो ट्रांसपेरेंट होंगी। अब लास्ट ईयर मान लीजिए कि आपने मेथड फॉलो किया है डेप्रिसिएशन को निकालने का कोई और, इस साल आपने डिसाइड किया कुछ और, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रही ना। तो ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब क्या हो, यूनिफॉर्मिटी हो, यानी सभी की सभी कंपनीज एक तरह के रूल फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करें, बनाएं। तो उसके लिए उनको क्या फॉलो करने होंगे, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। चलिए, फोर्थ इसके एडवांटेज इज इट इज़ हेल्पफुल टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है? देखिए इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टर्स को चाहिए होती है हाई क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन। हाई क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन उन्हें तभी मिल पाएगी जब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या हो, तीन चीज़ें होनी चाहिए उसमें। सबसे पहली तो वो क्या हो, उनके लिए रिलायबल हो। देखिए रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको विश्वास होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। दूसरी चीज़ कंपेरेबिलिटी हो, वो क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाए, है ना। अगर एक जैसे मेथड को फॉलो करते हुए सभी की सभी फर्म्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी तभी तो हम इजीली कंपेयर कर पाएगा एक इन्वेस्टर कि मुझे एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करना है या वाई कंपनी में। अगर एक्स कंपनी ने अपनी एसेट्स को इस तरीके से वैल्यूएशन किया है, वाई कंपनी ने भी सेम तरीके से वैल्यूएशन किया है, मतलब दोनों की एसेट्स की वैल्यूएशन सेम है, सेम मेथड को फॉलो किया, तो मैं आसानी से देख सकता हूँ कि मुझे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए ये मुझे अच्छी लग रही है या वो, तो किस में पैसा लगाया जाए। तभी पॉसिबल है जब आप क्या कर पाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूनिफॉर्म तरीके से बनाएंगे, कंसिस्टेंसी उसमें होगी, तब ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके इन्वेस्टर्स को मिलेगी वो उन क्या होगी, रिलायबल भी होगी और वो कंपेरेबल भी होगी। चलिए जी, लास्ट आपकी जो इसमें बेनिफिट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमिट द फ्रॉड। आप फ्रॉड नहीं कर सकते, फ्रॉड करने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि आप जितनी भी आपके अंदर फिगर्स हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब आप सेम रूल फॉलो करोगे, जो रूल्स आपको स्ट्रिक्टली अडहेयर करने हैं, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, आपकी एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी इक्विटीज़ को जब आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे आपकी बुक्स में, तो किस तरीके से, किस मेथड को, किस सिचुएशन में, किस कंपनी को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसके बारे में डिटेल में आपको हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, सब स्टैंडर्ड्स में आपको बताया गया है। तो आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है किस सिचुएशन में, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के केस में। तो चलिए, ये थे आपके मेरिट्स, इनको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब आपका कि डिफरेंस क्या है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके ऊपर बेस्ड है। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए ये ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। देखिए ICAI किसका मेंबर है, IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, जो 1973 में बनी थी, है ना। तो उन्होंने क्या बनाए थे, उन्होंने बनाए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब उस कमेटी ने 1973 में अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे तो उस कमेटी का मेंबर कौन था, आपका ICAI। तो हमारे जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये इन्हीं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं।
सेकंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है जी आपके IFRS के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंडियनाइज्ड वर्जन है। ये स्टूडेंट्स क्या है? ये मॉडिफाइड वर्जन है किसके? आपके IFRS के। इनको हमने क्या किया? देसी लैंग्वेज के अंदर क्या कर दिया? डब कर दिया। एक जैसे आपकी मूवीज है ना, स्पेनिश मूवीज हिंदी के अंदर डब होके आप इजीली देखते हैं, ठीक वैसे ही हमने क्या किया? IFRS के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको हमने हमारी इंडियनाइज्ड वर्जन के अंदर उनको डब कर दिया, उनको मॉडिफाई कर दिया और बना दिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए सेकंड, रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके रूल के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं, बहुत ही रिजिड हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से ये क्या है? एक तो लॉन्ग है, दूसरी चीज़ ये कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सेकंड, जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर क्या है? बेस्ड है। थर्ड, आपकी फिक्स्ड एसेट्स की आप वैल्यूएशन कैसे करोगे, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कि हम एसेट्स को जिस प्राइस पे हम खरीदते थे उसी पे उनको क्या करते थे? रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए कि आपने 20 लाख की कोई बिल्डिंग खरीदी, अगर 5 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ के 1 करोड़ होगी, लेकिन 5 साल के बाद भी आप उसको जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज किया था उसी पे आप अपने बुक्स में शो कर रहे हो, तो एक्चुअल में आपकी एसेट्स कितनी है? एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पता ना, ये तो आपने पुरानी पिछली जो वैल्यूएशन है उसी को लेके चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारी बुक्स में अगर वो 20 लाख की बिल्डिंग 1 करोड़ की हो जाती है तो हम उसको 1 करोड़ की ही शो करेंगे, यानी उसकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में। किस केस में? आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के केस में। लास्ट, चलिए फोर्थ है जी आपकी यूनिफॉर्मिटी। देखिए यहाँ यूनिफॉर्मिटी इंश्योर नहीं होती, ये क्या नहीं कर सकता? इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। क्यों? देखिए इंडिया के अंदर आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, भारत की ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है, वो बनाए उसने इंडिया के लिए। ब्राज़ील की जो इंस्टीट्यूशन है उसने ब्राज़ील के लिए बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चाइना के लिए बनाए, है ना। जापान वाले अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया? जापानीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए। तो इस तरीके से सबने अपने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिए, तो सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग बनेगी क्योंकि अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं सबके ऊपर, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रही। इस केस में आपकी यूनिफॉर्मिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। वही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे IFRS के ऊपर। IFRS पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। हमने क्या किया? बस इनको हमारी लैंग्वेज में, हमारे इंडिया की सिचुएशन में कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब ये यहाँ जो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है इंडिया में, और वो जो अमेरिका के अंदर या चाइना के अंदर जिसने IFRS को फॉलो करके बनाई है, सबकी बिल्कुल सेम है। सबने एक तरह से बिल्कुल सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया है? फॉलो किया है। किस केस के अंदर? हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के केस में ये यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करता है। फिफ्थ आपका जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है मल्टीपल रिपोर्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग देश अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। तो एक कंपनी जो अलग अलग देश के अंदर व्यापार कर रही है उसको जापान के हिसाब से उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, चाइना के हिसाब से चाइना के फॉलो करने होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अमेरिका में उसके करने होंगे, इंडिया में अपने करने होंगे। तो उसको क्या करनी होगी? मल्टीपल रिपोर्टिंग करनी होगी। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी तो यहाँ तो हमने IFRS को फॉलो किया ना इंटरनेशनल लेवल पे। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब सबके लिए सेम बनाए गए, अगर आप उसके हिसाब से बनाते हो तो आपको अलग अलग देशों में अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लो तो आपके सब के सब जितने भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो यूनिफॉर्म हो जाएंगी, वो इजीली कंपेयर हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। सिक्स्थ इसकी जो डिफरेंस की है वो है जी आपकी लैंग्वेज। देखिए इसकी लैंग्वेज टेक्निकल है क्योंकि स्टूडेंट्स ये 20th सेंचुरी में जो इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उसके ऊपर बेस्ड है। ये सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज के अंदर बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे IFRS जो लिए थे उसको क्या किया? मॉडिफाई किया। अब स्पेनिश कोई मूवी है आपको देखनी है इंडिया के अंदर, आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती नहीं, अगर उसको हिंदी में डब कर दिया जाए तो आपको भी मजा आएगा, है ना, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक वैसे ही हमने क्या किया? इंटरनेशनल लेवल के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको क्या किया? इंडिया
की सिचुएशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर दिया। तो लैंग्वेज क्या हुई, सिंपल हुई, क्लियर हुई, आसानी से कंपनीज को समझ में आई, अकाउंटेंट ने ईजिली उसको ग्रैब किया और अपनी बुक्स के अंदर उसको इसी हिसाब से उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया ट्रांजेक्शन्स का। तो यहाँ लैंग्वेज क्या थी आपकी, सिंपल और क्लियर थी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लास्ट टॉपिक जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस क्या है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स खत्म होता है। आप इस चैप्टर को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।